पहले भी हमने मॉड्यूल कवर किया था, थर्ड मॉड्यूल कवर हुआ है, मैंने जाके यूट्यूब चेक किया है। पहला मॉड्यूल हुआ था और सेकेंड मॉड्यूल को 2 पार्ट में किए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। थर्ड मॉड्यूल सक्सेसफुली आधे घंटे का रहा था, यानी कि 3 मॉड्यूल अभी तक इकोलॉजी में हम लोग कर चुके हैं। दिस अ 4th वन। इसमें देखो पिछले क्लास में क्या जाने थे तुम लोग, एडेप्टेशन। नंबर 1 एडेप्टेशन जाने थे, और उसके बाद तुम लोग इंटरेक्शन जाने थे कि कैसे एक और इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, यानी कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से किस तरह इंटरेक्ट करेगा। एमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशंस एंड पैरासिटिज्म, यही था जी। उसमें देख रहे थे 0 था, कोई प्लस था, कोई माइनस था, कोई प्लस था, है ना, कोई 0 था, कोई माइनस था, कोई 0 था, कोई प्लस था, इस तरह था कि नहीं था जी। तो अब बात करेंगे इट्स ऑल। और उस दिन, हाँ उस दिन ये भी बात हुआ था, इकोलॉजिकल नीच के बारे में बात हुआ था। बहुत सारे किताब में इकोलॉजिकल नीच स्पेशल रिक्वायरमेंट के तौर पे बताया था, मैं ऐसा नहीं। इकोलॉजी, हाँ बिल्कुल, इकोलॉजिकल का नीच का मतलब हैबिटेट में उसका प्रोफेशन क्या है, उसके एड्रेस पे उसका प्रोफेशन क्या है। और ये इंपॉर्टेंट था किस कॉन्टेक्स्ट में, कंजर्वेशन कॉन्टेक्स्ट में, कि उसको बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए इकोलॉजिकल नीच जानना बहुत जरूरी है। समझ में आया तुमको अंकित? अब बात करेंगे ऑल टुगेदर न्यू टॉपिक। आज क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले देख लो। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसी में तुम्हारा प्राइमरी सक्सेशन पढ़ेंगे, देखते रहो। प्राइमरी सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 2 स्लाइड चल गया सेम। सेकेंडरी सक्सेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वेटलैंड, सो इम्पॉर्टेंट, वेटलैंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मार्स है, उसी का एग्जाम्पल है, स्वयं है, ये पढ़ा चुके हम क्लास में। वेटलैंड का क्लासिफिकेशन है, उसमें पीटलैंड क्या होता है, सॉल्ट मार्सेस क्या है, ईश्वरी क्या है, इंपॉर्टेंट वेटलैंड इतना इंपॉर्टेंट है क्यों हम लोग के लिए, और राइवेरियन बफर क्या है। उसके बाद कुछ उसके एग्जाम्पल्स है, और उसका कोई तुम्हारा एक पिक्टोग्राफिक एग्जाम्पल है कि पिक्टोग्राफी के साथ बताया गया कि क्या क्या इसका वो है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, यही हम लोग करने वाले हैं आज, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन, पहले ये तुमको समझना होगा। सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब क्या है, सक्सेस करना, आगे जाना, यानी कि ये तुम्हारा इकोलॉजिकल सक्सेशन है, यानी कि तुम्हारा इकोलॉजी में, यानी कि इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, सक्सेशन हो रहा है, आगे समय बढ़ रहा है। ये क्या होता है, इसका बढ़ने का मतलब क्या है कि जहाँ कुछ नहीं था, जहाँ कुछ पाया ही नहीं जाता था शुरू में, और वहाँ पे इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में ऐसा कुछ घटना घट रहे हैं जो बहुत समय बाद रिजल्ट देगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी का, यानी कि फॉरेस्ट आ जाएगा वहाँ पे। वहाँ फॉरेस्ट एक बार में नहीं आता, जैसे एक बार में सिविल सर्वेंट नहीं बनते हैं, उसका भी सक्सेशन होता है, उसी तरह फॉरेस्ट का भी सक्सेशन होता है। बात समझे? होप सो थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में 2 चीज़ होते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है। तो मैं थोड़ी देर में तुम्हारा रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे भी बताना चाहूँगा, मगर अभी देख लो। द प्रोसेस बाय विच स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर रिप्लेस्ड बाय अदर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। सो सिंपल, ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, जहाँ पे स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स का हो, चाहे एनिमल्स का, चाहे फ्लोरा और फौना हो, ठीक है, किसी भी एक एरिया का दूसरी चीज़ से रिप्लेस हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि एडेप्टेशन है, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज है, डार्विन थ्योरी है, समझ रहे हो ना। जितना लंबा खींचेगा, जैसे कि अभी तुम हो, इससे पहले तुम अलग थे, अभी होमो सेपियंस हो, उससे पहले तुम होमो सेपियंस सेपियंस थे, उससे पहले तुम होमो हैपिलस थे, बहुत डिफरेंट थे तुम। पहले तुम 4 हाथ पे चलते थे इस तरह, हाँ, लिम्स तुम्हारा इस तरह था चलने का आकार, अभी तुम पैर पे चलते हो। इवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ इवोल्यूशन? तो यही जो इवोल्यूशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, चाहे वो फ्लोरा के फॉर्म में हो, चाहे वो फौना के फॉर्म में हो। आपसे समझ में आ गया होगा। देखो, सक्सेशन occurs when a series of communities replace one another due to the large scale destruction। बोला कि ये सक्सेशन तब संभव है जहां पे एक कम्युनिटीज दूसरे कम्युनिटीज को रिप्लेस कर लेते। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्ट हो गए, मान लो कि एक फॉरेस्ट एरिया तब खत्म हो गया, फिर दूसरा कोई आएगा, कॉलोनी बनाएगा, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। आर यू गेटिंग मी? तो क्या है कहने का मतलब कि सक्सेशन तब होता है जब सीरीज ऑफ कम्युनिटीज दूसरे को रिप्लेस करे, बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन कैसा हो सकता है? नेचुरल डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मैनमेड हो सकता है। मैनमेड जैसे फॉरेस्ट फायर कर दिए तुम, पूरा बर्बाद। नेचुरल मतलब अर्थ कोई आ गया, फ्लड आ गया, खत्म पूरी तरीके से। तो बहुत तरीका है, नेचुरल तरीका भी है, मैनमेड तरीका भी, जिसके वजह से पूरा तुम्हारा इकोलॉजी खत्म हो जाता है। उसके बाद जो भी चीज वहां पर रहे थे वो दूसरे को रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस होगा। जैसे आने वाला जनरेशन बेस्ट होता है कि नहीं होता है? सचिन को रिप्लेस किया कि नहीं किया कोहली ने? यस, क्योंकि जितना आगे होगा जनरेशन उतना बेटर होते चला जाएगा। और आफ्टर ऑल जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगा वो क्या होगा? फॉरेस्ट होगा। फॉरेस्ट से बड़ा कोई कम्युनिटी ही नहीं है। क्यों? फॉरेस्ट सपोर्ट ना,
सबको सपोर्ट करता है फॉरेस्ट, ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट कर रहा है, फ्लोरा और फौना सबको सपोर्ट कर रहा है। चाहे प्राइमरी सक्सेशन का बात हो चाहे सेकेंडरी सक्सेशन का बात हो, जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगा वो हमेशा फॉरेस्ट होगा। तो देखो बात यहाँ पे, succession occurs when a series of communities replace one another due to large scale destruction, whether may be in the form of natural or man-made. This process continues with one community replacing another until a stable mature community develops. ये तब तक चलते रहेगा जब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो नहीं जाता है। और मैच्योर कम्युनिटी क्या है? क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। क्लाइमेक्स मतलब होता है पीक, बोलता है यू आर इन योर क्लाइमेक्स पोजीशन, यानी कि तुम पीक पोजीशन पे हो। जैसे एक विद्यार्थी यूपीएससी का एस्पिरेंट है, वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी कब बनेगा? जब वो आईएएस बन जाएगा, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? यानी कि ये जो कंटिन्यू जो प्रोसेस है जिसमें रिप्लेस किए जा रहे हैं एक कम्युनिटी दूसरे का, ये तब तक चला जाएगा जब तक वो वहाँ पे स्टेबिलिटी ना आ जाए। और यही स्टेबिलिटी में तुम्हारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी का गठन होता है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी कुछ नहीं, वो क्या है? फॉरेस्ट है। अब सो समझ में आ गया होगा। देखो, द टर्मिनल यानी कि फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन फॉर्म्स द कम्युनिटी, जो अंतिम में जो बनता है, जब टर्मिनेट कर जाएगा, फाइनल स्टेज कवर कर जाएगा, उसी को बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो बोल चुके हैं, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी स्टेबल है, मैच्योर है, मोर कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं? लंबा समय तक चलेगा वो। एक फॉरेस्ट देखो कितना लंबा समय तक चलता है, हजार साल तक चलता है फॉरेस्ट, बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी, because of the maturity, because of the stability, because of the complexity। अब देखो, मगर जो पहले जो स्पीसीज थे जिसने एरिया को कॉलोनाइज किया, कुछ नहीं था, डिग्रेडेड एरिया था, कुछ नहीं था जी, समझ रहे हो ना? उस एरिया में कुछ नहीं था, वहाँ इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट नहीं हुआ, अब होने वाला है। तो जो पहला जो ऑर्गेनिजम्स थे जो आके वहाँ पे तुम्हारा सिकंजा जमाए हैं, कॉलोनाइज किए, उसको बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी। स्टार्टिंग का तो बोल रहा है कि जो फर्स्ट स्पीसीज जो एरिया को कॉलोनाइज करेगा, दैट इज योर पायनियर कम्युनिटी। द फाइनल स्टेज ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो फाइनल स्टेज होगा उसको बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और पहला वाला जो कम्युनिटी होगा उसको बोलेंगे पायनियर कम्युनिटी, एंड लास्ट वन इज योर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। समझ में आया? द स्टेजेस लीडिंग टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी आर कॉल्ड द सक्सेशनल स्टेजेस और सीरीज। जो स्टेजेस है यानी कि पायनियर से लेकर क्लाइमेक्स तक पहुंचने का जो सीक्वेंस है, कॉनंड्रम है, उसी कॉनंड्रम को क्या बोलते हैं? सक्सेशनल स्टेजेस या सीरीज बोलते हैं। आई रिपीट, पायनियर कम्युनिटी से तुम्हारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी, पायनियर कम्युनिटी से तुम्हारा क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ये बीच के जो होते हैं उसको स्टेजेस कहते हैं। क्यों? अलग अलग तरह का चीज आएंगे, बताएंगे प्राइमरी सक्सेशन में क्या बीच बीच में आते हैं। तो आई रिपीट, पायनियर कम्युनिटी से स्टार्ट हुआ, पहुंचा बात कहाँ पे? क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, बीच में जो होंगे उसको स्टेजेस कहेंगे। और कौन सा स्टेजेस कहेंगे? सक्सेशनल स्टेजेस। क्यों? वो रिपीट कर रहा है, वो बार बार रिप्लेस कर रहा है, वो तब तक रिप्लेस करेगा तब तक स्टेबिलिटी ना आ जाए। और स्टेबिलिटी किस फॉर्म में होगा? अंतिम में क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट में होगा। आर यू गेटिंग मी? तो यही है सक्सेशनल स्टेजेस को सीरीज कहा जाता है। होप सो समझ में आ गया होगा। देखो प्राइमरी सक्सेशन, देखो सेम फिगर है, नीचे भी जा सकते हो तुम लोग। अच्छा ठीक है फाइन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या होता है? देखो प्राइमरी सक्सेशन मतलब कुछ नहीं था, वहां पे कुछ नहीं था। अब सिंपल सी बात है, यदि कुछ नहीं है तो समय लगेगा कोई चीज को पनपने में, जाहिर सी बात है। तो जब जद्दोजहद करता है, मान लो कि कोई आईएएस बनना है और उसका बैकग्राउंड ही बहुत खराब है, पीछे से बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसको, और पिताजी खुद एक आईएएस है, तो बच्चा को मेहनत तो करना पड़ेगा अनडाउटली, मगर कम करना पड़ेगा। क्यों? क्यों घर में ऐसा कल्चर है। तो प्राइमरी सक्सेशन में ऑल टुगेदर रिक्शा वाला का बन रहा है बेटा आईएएस आईपीएस, कि कुछ नहीं है वैसा। अब गारंटी नहीं है, डेटा के हिसाब से तो आपको दूर नजर आएगा। क्या बोले? गाइडिंग किसी चीज का नहीं है, बनता है, दो बनेगा वही लैमलेट खाएगा, 704 वाला रैंक और 503 वाला रैंक खाएगा वो रैंक। क्यों? क्योंकि बना है नीचे तबके से उठ के आया ना, प्राइमरी सक्सेशन से उठ के आया, और प्रेरणा देगा। 2 आदमी 1000 आदमी को प्रेरणा देगा, और फिर वो 1000 आदमी फिर प्रयास करेगा, वो भी फिर 708 आएगा या फिर 100 के अंदर आएगा रैंक। मैं ये बात नहीं करेगा कि कितना रिक्शा वाला का बेटा एग्जाम दिया था, कितना निकाला है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस, बहुत मुश्किल है। क्यों? कल्चर नहीं है वैसा, कल्चर नहीं है जी। जिसके घर में पहले से कल्चर है उसको थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? आज फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार आसानी से बन जाता है, घर में कल्चर है, टेक 2 टेक 3 करता रहता है घर में बैठ के, सिंपल सी बात है ना जी। क्यों? देखेगा घर में पिताजी टेक 2 टेक 3 कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं,
डायलॉग का। तो बच्चा भी जाएगा ना, पिताजी क्या लिखे थोड़ा दिखाइए, सुनना चाहते हैं, तो पिताजी बोलेगा देखो ऐसे डायलॉग दिया जाता है। तो बच्चा लोग शुरू से नर्चर हो जाएगा दिमाग, अब बाद में उसको कितना आसान है, वो चाहे थिएटर में जाए ना जाने, थिएटर जाने से पहले वो अपना पिताजी से सीख लिया, माताजी से सीख लिया। क्यों कल्चर वैसा? तो प्राइमरी सक्सेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, यानी कि पिताजी माताजी थे ही नहीं वैसा, मगर फिर भी बच्चा बहुत मेहनत करके डिफरेंट हो गया। मगर समय लगता है ना, क्यों? चुनौती को चुनौती देने में बहुत समय लगता है, समझे? ये खाई है, समझा? बुझा कि नहीं बुझा रहे अंकित? देखो वहां पे देखो, प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस एंड ओवर अ बेयर और अनऑक्युपाइड एरिया। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, ये अनऑक्युपाइड यानी कि कोई नहीं आया था, बेयर है, खाली पड़ा हुआ था, टेरेन था, खाली था बाबू, ठीक है? जैसे रॉक्स हो गया, हाँ, अभी जो नए डेल्टा बने थे, अभी जस्ट वोल्केनो आइलैंड से तुम्हारा एरिया बना है, ग्लेशियल मोरेन से, यानी कि मडी तुम्हारा पूरी तरीके से नीचे आके चला गया, यानी कि अभी सभी जो एरिया है वो अनएक्सपोज्ड एरिया है। सिंपल सी बात है, उसको एक्सपोजर नहीं मिला है, जहाँ पे कभी कोई कम्युनिटी फॉर्म ही नहीं हुआ था, वहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा सक्सेशन, वहाँ से फॉर्म होगा। तो कभी भी कोई सक्सेशन फॉर्म होता है तो देखो वहाँ पे बहुत अच्छा ग्राफ दिया, वो बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया। बेयर रॉक यानी कि अनऑक्युपाइड एरिया है, अनएक्सपोज्ड एरिया है, उसमें आए पाइनियर स्पीसीज, बताया देखने बताया अभी, पाइनियर कम्युनिटी वाला वो स्पीसीज आया, वो स्पीसीज क्या? मॉस आया, बस हाँ, जो छोटे छोटे जो मॉस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा? वही डिकम्पोजिशन हो गया। क्यों? क्योंकि एक्ट करेंगे रॉक में, समझे? ये रॉक में एक्ट करेंगे, वहाँ से तुम्हारा क्या है? डिकम्पोजिशन क्रिएट्स अ लेयर ऑफ टॉप सॉइल, और इनके जद्दोजहद से, मॉस और लिचेंस के जद्दोजहद से क्या होगा? तुम्हारा टॉप लेयर, टॉप सॉइल बनेगा। और टॉप सॉइल बनने का मतलब क्या है? वो फिर सपोर्ट करेगा वेजिटेशन को। उसके बाद देखो ग्रासेस, छोटे छोटे ग्रासेस हो गए, और पाइनियर स्पीसीज को रिप्लेस करेंगे। जो मॉसेस लिचेन जो पहले प्रेजेंट थे उसको हटा देंगे, अब छोटा छोटा ग्रास आएगा। जब ग्रास आएगा तो फिर बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स बनेंगे, अब श्रब ग्रोथ होगा, यानी कि जो छोटे ग्रास थे, छोटे ग्रास को बड़े ग्रास ने रिकवर कर लिया। उसके बाद आस्ते आस्ते क्या हुआ? सोइल का डेप्थ और बढ़ते चला जाएगा, और ट्रीज को भी मौका मिलेगा फलने और फूलने का। और ट्रीज को जैसे ही मौका मिलेगा, डेंसिटी ज्यादा होगा तो फॉरेस्ट बन गया वो, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गया तुम्हारा, समझ गए? तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है? मिला आपको कि नहीं मिला? प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि जहाँ पे अनऑक्युपाइड एरिया है, जो बेयर रॉक एरिया है, जो अनएक्सपोज्ड एरिया है, वहाँ पे पाइनियर कम्युनिटी आते हैं, लिचेंस एंड मॉस नाम होता है उसका, और आस्ते आस्ते रिएक्ट करते हैं। और बाबू ये हजारों साल का तपस्या है, एक दिन का तपस्या नहीं है, बहुत समय लगता है। और उसका सोइल क्या होता है? कंड्यूसिव बनता है, छोटे ग्रास आते हैं, छोटे ग्रास को बड़े ग्रास रिप्लेस करते हैं, बड़े ग्रास को बड़े ट्रीज रिप्लेस करते हैं, और करते करते एक फॉरेस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाता है। यानी कि स्टेज कहाँ से शुरू हुआ? स्टेज तुम्हारा शुरू हुआ पाइनियर कम्युनिटी से, खत्म कहाँ पे हुआ? जाके क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। और ये बीच में जो प्रक्रिया है, जहाँ मोसेस, जहाँ स्मॉल ग्रासेस, बिग ग्रासेस और तुम्हारा फॉरेस्ट, ये जो है इसी को बोलते हैं हम लोग सक्सेशनल स्टेजेस या सक्सेशनल सीरीज। होप सो समझ में आ गया होगा। आगे देखो, तो यही सब चीज़ को समझाया गया तुमको अलग तरीके से। देखो इन प्राइमरी सक्सेशन, जो नया साइट वो पहला कॉलोनाइज करेगा, ये तुम्हारा फ्यू हार्डी पाइनियर स्पीसीज है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोब्स, लिचेंस एंड मॉसेस, बता चुके हैं। ये क्या करता है? पाइनियर्स जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है? वहाँ पे रहता है, डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है। तो ये लिखा गया है द पाइनियर्स ओवर अ फ्यू जनरेशन अल्टर द हैबिटेट, यानी कि बहुत जनरेशन तक वो हैबिटेट, जो हैबिटेट वहाँ प्रेजेंट है, जो कंडीशन प्रेजेंट है, उसको चेंज करता है अपने प्रयास से, समझे ना? अपने प्रयास से चेंज करता है। और क्या करता है? अल्टर द हैबिटेट कंडीशन बाय देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपना ग्रोथ होगा, अपना डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ का जो पोजीशन है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट वो चेंज करेगा। द न्यू हैबिटेट कंडीशन आर सुइटेबल, और जो कंडीशंस वो क्रिएट करेगा अपने मेहनत से, वो सुइटेबल होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे पनपने के लिए। जैसे कि आप छोटे ग्रास आ जाएंगे वहाँ पे, इवेंचुअली पाइनियर कम्युनिटी को रिप्लेस कर दिया जाएगा दूसरे तुम्हारे स्पीसीज से, और सो ऑन। उसके बाद कैरी फॉरवर्ड होगा, और कैरी फॉरवर्ड होकर वो कम्युनिटी क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगा, डेट इज कॉल्ड योर फॉरेस्ट। तो सेकेंडरी क्या हुआ? समझ गए? समझ गए? प्राइमरी यानी कि प्राइमरी बनने में मेहनत है। तो यही होता है, जैसे कि मैं आईएएस की तुलना में बात करूं तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आईएएस। अब रिक्शा वाला, लेट से रिक्शा वाला लेता हूँ इसलिए क्योंकि ऐसा होता है, निकलता है रिक्शे वाले के बेटे लोग, और बेचारा कुछ पता नहीं है, पिताजी भी उतने पढ़े लिखे नहीं है, अब वो 10 पढ़ा, 12 पढ़ा, कॉलेज पढ़ा। उसके बाद कोई जाएगा जो ग्रुप डी का तैयारी करने वाला सीनियर्स है या कोई तरह का, उसे पूछेगा कि भैया कैसे किया था, वो थोड़ा उसको बताएगा, वो भी उतना क्या बताएगा उसको। फिर वो किसी दूसरे के संपर्क में आएगा, फिर वो यूट्यूब देखेगा, बहुत तरह का देखेगा, और फिर वो कोशिश करते 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 बहुत मेहनत करते 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 फिर पहुंचेगा। तो देख रहे हो बीच में सीरीज, और उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है।
यानी कि ये जो तुम्हारा मॉसेस है, लिचेंस है, वो सब ग्रुप डी का आदमी लोग है जो उसको प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का। फिर वो पनपा, फिर नोट्स बनाया, फिर बढ़ते 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 गया क्लाइमेक्स कम्युनिटी IAS बन के निकल गया वो ना, सिविल सर्वेंट बन के निकल गया। अब दूसरा केस देखो, ऐसा क्या कि हम पहले से पढ़े थे और हमारा गैप हो गया 2 साल का, लेट्स से। हाँ, आपने तैयारी किया 22 साल 23 साल में, हाँ आपका एज 22 ईयर्स था, 23 ईयर्स था, आपने 2 साल बहुत मेहनत किया और उसके बाद किसी कारण बस आपने छोड़ दिया, 3 साल 4 साल का गैप हुआ। बस जो आपको कम्पिटिटिव एज है, जो आपको अनुभव है, वो तो बर्बाद नहीं होगा जी। फिर उसके बाद मेहनत किए, फिर IAS बन जाइएगा। यही सेकेंडरी सक्सेशन है, यही सेकेंडरी सक्सेशन है। देखो, सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स व्हेन प्लांट कॉलोनाइज इन एरिया इन व्हिच क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज बीन डिस्टर्ब, यानी कि फॉरेस्ट बन चुका था और वो डिस्टर्ब हो गया, चाहे वो नेचुरली हो चाहे मैन मेड हो। फॉरेस्ट फायर लग गया नेचुरली, फ्लड हो गया नेचुरली, या फॉरेस्ट फायर तुम्हारा नेचुरली भी हो सकता है, तुम्हारा मैन मेड भी हो सकता है। हाँ, सिगरेट पी के फेंक दिया वहाँ पे, तंबू जल गया, खत्म हो गया फॉरेस्ट, है ना, होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे बोला कि सेकेंडरी सेक्शन तब होते हैं जब प्लांट्स जो एरिया को कवर करके बैठे हुए थे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी अचीव कर लिया, वो डिस्टर्ब हो गया, चाहे वो नेचुरली या मैन मेड। तो अनलाइक इन द प्राइमरी सक्सेशन, यानी कि अलग है, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन क्या, आप देखो प्राइमरी सक्सेशन में कुछ था ही नहीं, अनएक्सपोज्ड एरिया था, मगर सेकेंडरी सक्सेशन क्या, वेल डेवलप्ड सोइल ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे। आप कितना भी जला दीजिए फिर भी सोइल का तो है ही वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है बहुत जल्दी पनप जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 2 साल आपने पढ़ा था, 3 साल छोड़ दिए क्योंकि आपके पास पहले वो एज था, अब फिर पनप गए, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गए, फिर IAS बन गए। तो वही बात बोला जा रहा है कि ये प्राइमरी सक्सेशन से अलग है। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि वो स्टार्ट करता है अपना जर्नी वेल डेवलप्ड सोइल ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उस साइट पे। द सेकेंडरी सक्सेस इज रिलेटिवली फास्टर, तो फास्ट होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि उतना जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा, उसको पहले से सोइल प्रेजेंट है वहाँ पे। यस, तो सेकेंडरी सक्सेशन इज रिलेटिवली फास्टर एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन विच में ऑफन रिक्वायर 100 ईयर्स, मात्र 100 साल में ये हो जाता है। और वही देखो उसको हजार साल लगते हैं प्राइमरी सक्सेशन को पूरा करने में। तो देखो यहीं पे यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा गया, देखो फायर हो गया, आग लग गया, हाँ 0 ईयर्स, अभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद देखो आस्ते आस्ते 1 से 2 साल में तुम्हारा एनुअल प्लांट्स, फिर पाइनियर स्पीसीज आए। इस बार पाइनियर स्पीसीज क्या है, एनिमल प्लांट्स है, छोटे छोटे प्लांट्स है। फिर ग्रासेस आए, उसके बाद फिर ग्रासेस, श्रब्स और भी आए, और बढ़ते बढ़ते फिर से तुम्हारा बड़ा फॉरेस्ट बन गया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गया वो। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी और पाइनियर स्पीसीज के बीच में इंटरमीडिएट स्पीसीज आए, बहुत सारे स्पीसीज आए जो कि आगे खींच दिए उसको, जाके कहाँ पे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में बना दिए उसको। होप तो समझ में आ गया होगा। तो देखो कितना लगा, बस 150 साल के आसपास बन गया तुम्हारा फिर से क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और वही तुमको 1000 साल लगेगा प्राइमरी सक्सेशन को पूरा होने में। रामानंद जी, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। इट्स सो सिंपल एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट। कोई पूछ सकता है इकोलॉजी में, और स्पेशली प्रीलिम्स सब में देखिएगा, छोटे छोटे पूछ लेगा एलिमिनेशन के टाइम में। सो यू शुड हैव आइडियाज। तो मैंने एक कवर कर दिया, एक मॉड्यूल कवर कर दिया। अब दूसरा बात बताऊंगा, वेटलैंड का। रामसर देखने गए थे कि नहीं देखने गए थे? तो क्या होता है वेटलैंड, जानते हो जिसके बारे में? जान लो, एक बार और जान लो। अभी बताए थे कि नहीं बताए थे? एज इफेक्ट, हाँ एज इफेक्ट था, एज स्पीसीज था, थे क्लास में तुम अभिषेक, याद है तुमको? कि जब ट्रांजिशनल कोई एरिया रहता है, एक एक्वेटिक है, हाँ एक एक्वेटिक है, तो एक तुम्हारा क्या है, टेरेस्ट्रियल है। बीच का जो एरिया है वो ट्रांजिशनल एरिया है, वही वेटलैंड कहलाएगा। वेटलैंड बहुत तरह का हो सकता है, जानेंगे इस चीज़ को। देखो क्या है, वेटलैंड ट्रांजिशन जोन है या इकोटोन्स है, दोनों के बीच का है। कहाँ का? टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, बताओ रे रोहित, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, इकोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट होता है। इकोलॉजी मतलब इंटरेक्शन, 3 तरह का इंटरेक्शन हो सकता है, और यदि उसको इन्वायरमेंट मिल गया तो इकोसिस्टम हो गया। वेरी गुड, बेसिक डेफिनेशन तुम बोले हो। नहीं तो कई बार किताब में जाओगे तो किताब में तो खाली यही लिखा रहता है कि बायोटिक और बायोटिक का इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम है। वो तो बहुत छुटपुटिया वाला उदाहरण है तुम्हारा, है ना, बहुत छोटा है, क्योंकि बड़ा ब्रॉड है। इकोसिस्टम इज टू ब्रॉड, बहुत ब्रॉड है टॉपिक एक्चुअली। तो देखो ये क्या बोला जा रहा है कि टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक तुम्हारा इकोसिस्टम का ट्रांजिशनल एरिया है। वेटलैंड वो लैंड है जहाँ पे सोइल सैचुरेटेड रहता है, सोइल से, वाटर से। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? मिला हुआ रहता है। और उसी में तुमको याद करो, तुमको हाइड्रोफिक वो बताए थे, एक हाइड्रोफिलिक सोइल बताए थे, याद है? हाइड्रिक सोइल बताए थे, वेरी गुड, तुमको याद है। हाइड्रिक सोइल, हाइड्रिक सोइल का क्या बताए थे, उसके बारे में कुछ बताए थे क्लास में? लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन कम होता है उसमें, बिल्कुल कम होता है, ऑक्सीजन नहीं रहता। इसलिए तो इनऑर्गेनिक कंटेंट क्या होता है, यानी कि ऑर्गेनिक कंटेंट क्या रहेगा? वो ऑर्गेनिक, बताइए ऑर्गेनिक क्या रहेगा, बोलो जल्दी बोलो।
होगा ही नहीं। क्यों? एरोबिक और इनएरोबिक होता है, इनएरोबिक होगा, एरोबिक नहीं हो पाएगा, इसलिए वो क्या होगा, वो नहीं होगा, डिकम्पोजिशन नहीं होगा। देखो वहाँ पे क्या लिखा गया है कि वेटलैंड आर दोस लैंड जहाँ पे सोइल सैचुरेटेड रहते हैं, यानी कि सोइल मिक्स रहते हैं वाटर से, वाटर लॉक्ड सोइल यानी कि हाइड्रिक सॉइल, उसको हाइड्रिक सॉइल बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, मैंने बताया था इसका, ये क्या करेंगे, प्लांट लाइफ, वहाँ पे प्लांट लाइफ भी हो सकता है, वही हाइड्रोफाइट्स जो कि मॉइस्चर लविंग प्लांट्स है, ठीक है। ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे मैंग्रोव को उठा के देख लो, मैंग्रोव क्या है, पानी है, पानी में पूरा तुम्हारा बड़ा बड़ा प्लांट्स है, जाकर देख लो वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा में जाकर देख लो, पता चल जाएगा सभी चीज़। यहाँ पे इस डेल्टा में देखोगे यू विल गेट लॉट ऑफ मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्या है, पानी है, पानी में तुम्हारा क्या है, बड़े बड़े प्लांट्स है कि नहीं है। तो कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा हाइड्रोफाइट्स जो तुम्हारा मॉइस्चर लविंग प्लांट्स उसको फेवर कर देता है, और प्लांट क्या है, वाटर के अंदर दबा हुआ है और वाटर के अंदर है और वहीं से स्टार्ट कर रहा है, जर्मिनेशन कर रहा है, और इसका जर्मिनेशन प्रोसेस डिफरेंट होता है, ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वन। कैसे होता है देखेंगे थोड़ी देर पे। देखो मार्शेस और स्वैम्प्स इसके बारे में पढ़ा चुके हैं, ये दो मेन नेचुरल टाइप्स ऑफ वेटलैंड है, ठीक है। अब देखो फिगर से भी तुमको बहुत कुछ पता चल जाएगा, आगे देखो मार्श से पता चल जाएगा। देखो मार्श क्या है, वेटलैंड है जो कि तुम्हारा या तो फ्रीक्वेंटली हमेशा है ना ये वाटर से फिल्ड रहेगा। जैसे देख लो यहाँ पे फिगर है, मार्शेस कैन बी फाउंड ऑन द कोस्ट और इनलैंड, कोस्टल भी हो सकता है, इनलैंड भी हो सकता है, क्यों ना हो, इनलैंड में भी तुम्हारा वाटर है, वाटर है तो ग्रास वाला एरिया क्या होगा, वाटर से ऑक्युपाइड होगा, या कोस्टल में तो होगा ही होगा क्योंकि ओशन का तुम्हारा चीज़ है, सटा हुआ है। तो वहाँ पे क्या लिखा गया है, मार्श इज अ वेटलैंड फ्रीक्वेंटली कंटिन्यूली फिल्ड विथ योर वाटर, मार्शेस कैन बी फाउंड ऑन द कोस्ट एंड इनलैंड, सो कैन बी आइदर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। सही बात है ना, इनलैंड का होगा तो फ्रेश वाटर होगा, है ना, कोस्टल एरिया का होगा सॉल्ट वाटर वाला होगा वो मार्शेस। उसका देखो मार्शेस, आप देखो मार्शेस कैसे अलग है, उसमें ग्रासी हो गए, छोटे छोटे वेजिटेशन होंगे जो कि आपके सॉगी सॉइल कंडीशन में रहेंगे। सॉगी सॉइल कंडीशन मतलब क्या होता है, स्वैगी मतलब क्या हुआ, दलदल वाला, वाटर क्या है तुम्हारा वो वाटर लॉक्ड सॉइल है, कह सकते हो वाटर लॉक्ड सॉइल है, स्वैगी सॉइल बोलते हैं उसको। देख लीजिए फिगर दिख रहा है तुम लोग को, बढ़िया से फिगर देखो, यही मार्श है तुम्हारा, देखो यहाँ पे है ना फिगर, छोटे छोटे ग्रास है ना, और बगल में तुम्हारा क्या है, वाटर है तुम्हारा वहाँ पे। होप सो समझ में आ गया होगा। आगे देखो स्वैम्प, देखो स्वैम्प कोई भी वेटलैंड हो सकता है, डोमिनेटेड बाय वुडी प्लांट्स एंड सेवरल फीट ऑफ प्लांट, यानी कि तुम्हारा बहुत सारे वाटर रहेंगे और वहाँ पे तुम्हारा क्या रहेंगे, वुडी प्लांट्स होंगे, बड़े बड़े वुडी प्लांट्स होते हैं, प्लांट जिसमें वुड होता है। नंबर 1 सैचुरेटेड ग्राउंड एंड स्टैंडिंग वाटर, जो सैचुरेटेड ग्राउंड है यानी कि जो पानी तुम्हारा यहाँ पे इतना पानी है और तुम्हारा वाटर है वो मतलब वही पानी है, वो फेवरेबल कंडीशन देता है कि ताकि तुम्हारा वहाँ पे श्रब्स और तुम्हारा जो ट्रीज है वाटर को सह सके। अदरवाइज वाटर को सहना इतना आसान चीज़ नहीं है कि वाटर में पनप के इतना दिन से रह रहे हो, नहीं है, इतना आसान नहीं होता है कि वाटर में बैठे हुए और फल रहे हो फूल रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वाटर में तुम्हारा कंटिन्यूस पेरेनियल रहा तो कई स्पीसीज तो जीवित भी नहीं रह सकते हैं, मगर इसका कंडीशन ऐसा होता है कि स्वैम्प में यू विल गेट वाटर टॉलरेंट सर्ब्स एंड ट्रीज। देखो फिगर देख लो वहाँ पे वाटर है कि नहीं है नीचे, और उसमें तुम्हारा हुडी प्लांट्स लंबा है कि नहीं है वहाँ पे, दूसरा भी देख लो। यस दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्वैम्प, यानी कि स्वैम्प क्या है, वेटलैंड है जहाँ पे हुडी प्लांट्स डोमिनेट करता है, दैट्स इट। समझ गए बात को। और ये तुम्हारा स्टैंडिंग जो वाटर, स्टैंडिंग वाटर, पेरेनियल वाटर नहीं, वाटर जस का तस रहेगा, स्टिल वाटर होगा ये, समझे। It will give favorable condition or conducive conditions for your water tolerant shrubs to grow। आगे बढ़ जाओ। तो वेटलैंड का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो वेटलैंड क्लासिफिकेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू इनलैंड एंड कोस्टल। इनलैंड कर सकता है, अभी जस्ट मैंने बोला इनलैंड हो सकता है और तुम्हारा कोस्टल एरियाज हो सकता है। इनलैंड में बहुत सारे होते हैं, इतना ही नहीं है, बहुत सारा है, इसको डिटेल में पढ़ोगे तो और ज़्यादा मिलेगा तुमको। अभी जस्ट तुमने पढ़ा इनलैंड क्या हो सकता है, मार्श हो सकता है, स्वैम्प हो सकता है। अब बताएंगे पीटलैंड क्या होता है, उसके बाद सैलो पॉन्ड्स और एक्सेट्रा। सैलो पॉन्ड मतलब क्या है, जो पॉन्ड बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा है, छोटा है। दूसरा क्या, कोस्टल। देखो कोस्टल वेटलैंड्स के बारे में तो तुमको हमेशा पढ़ना ही होगा, इस्चुरी है, कोस्टल लैगून्स है, सॉल्ट मार्शेस है। सॉल्ट मार्शेस कैसे बनता है, टाइड्स के द्वारा बनता है, टाइड आते हैं तो बना देते हैं उसको। तो देखो पीटलैंड क्या है, पीटलैंड भी एक वेटलैंड है, ठीक है, अनडाउटली इनलैंड वेटलैंड है। पीटलैंड मतलब होता है कि नेचुरली पीट लेयर होते हैं। पीट लेयर मैंने पहले बताया था, पीट मतलब क्या था, ऑर्गेनिक मटेरियल, वो क्या हो जाते हैं तुम्हारा लेयर वाइज हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल क्या अभी जैसे बोले थे ना कि डिकम्पोज नहीं हो पाएगा, डिकम्पोज नहीं हुआ तो क्या हो, अकुमुलेशन हो जाएगा, अकुमुलेट हो रहा है, अकुमुलेट होकर एक फिगर ही बन जाता है। देखिए वहाँ पे फिगर बना हुआ है, तो वहाँ पे फिगर देखिए, ये सब पीटलैंड है जी, जहाँ पे आपका ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हुआ, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज बोले अकुमुलेशन हो रहा है, डिकम्पोज नहीं होगा, क्या हो रहा है, अकुमुलेशन हो रहा है। इसी अब ये क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसका मतलब क्या, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स है, प्लांट्स का जो भी चीज़ बचा हुआ सब ऑर्गेनिक होता है।
तो दैट हैज़ बीन फॉर्म्ड एट अ वाटर लॉक कंडीशन। और वाटर लॉक जहाँ पे वाटर सटा हुआ है किसके साथ, टेरिस्टोरियल के साथ, वहाँ पे पीटलैंड यू विल गेट टू सी। तो पीटलैंड एरिया क्या है, जहाँ पे लिटर डिपोजिशन होता है। क्यों? हाँ, तो वही बोला कि तो आपका वहाँ पे क्योंकि वही एनारोबिक डिकम्पोजिशन बहुत कम होता है ना, क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है, उसका जो रिएक्शंस है बहुत लेट होता है एज कम्पेयर टू एरोबिक रिएक्शंस। वहाँ पे ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है नहीं हाइड्रोफिक सॉइल के अंदर, तो जब नहीं है तो ऑब्वियसली यू विल गेट टू हैव अकुमुलेशन पाइल ऑफ योर ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, और इसलिए आपका ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाता है दैट इज कॉल्ड पीटलैंड। यानी कि पीटलैंड के अंदर आपका ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड बहुत है, इसलिए कहा जाता है कि पीटलैंड रिजर्वर है। हाँ बोले थे कि नहीं बोले थे, वेटलैंड इज सो डिफरेंट। हाँ कार्बन सिंक है, यही तो कारण है, क्योंकि अकुमुलेट करके रखा है, और यहीं से यदि कुछ गड़बड़ा गया तो फिर एयर में जाएगा, एयर में फिर आपका ग्रीन हाउस गैस बढ़ा देगा। मीथेन ज़्यादा होता है क्योंकि मीथेन में खुद आपका CH4 है, तो कार्बन है वहाँ पे। तो देख रहे हो पीटलैंड एरिया है जहाँ पे लिटर डिपोजिशन एक्सीड्स एनारोबिक डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ योर ऑक्सीजन। CH4 हाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, तो इधर से लेकर बना देगा मीथेन। सॉल्ट मार्सेस, सॉल्ट मार्सेस देखो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को। सॉल्ट मार्सेस कोस्टल वेटलैंड के अंदर आ जाएगा। देखो ये क्या तुम्हारा, ये कोस्टल वेटलैंड है जो कि फ्लडेड एंड ड्रेन बाय सॉल्ट वाटर। हाँ कोस्टल है तो सॉल्ट वाटर ही आएगा उसको स्पर्श करने के लिए, सिंपल सी बात है। टाइड्स उसको ला दिया, हाँ टाइड्स पकड़ के आपका ओशन का पानी ला के रख दिया कोस्टल एरियाज में, सॉल्ट मार्सेस बन गया वहाँ पे। तो सॉल्ट मार्सेस क्या है, कोस्टल वेटलैंड है जो कि फ्लडेड रहता है और ड्रेन रहता है सॉल्ट वाटर ब्रॉड इन बाय द टाइड्स। टाइड्स के इन्फ्लुएंस में पानी आके कोस्टल एरियाज में टकरा गया और वहाँ पर वेटलैंड बन गया। और ये क्या होता है, यहाँ पे सॉल्ट टॉलरेबल प्लांट्स हो गए, यानी कि जो सॉल्ट को सह पाएगा वही प्लांट जीवित रह पाएगा। क्यों? क्योंकि सी वाटर इज ऑल अबाउट सॉल्टी, सलाइन वाटर है, सॉल्टी होगा। यदि जो प्राणी जी पाएगा वहाँ पे प्लांट्स वही सर्वाइव कर पाएगा, सो सिंपल। उसका देखो सॉल्ट मार्सेस आर मार्सी, ये मार्सी एरियाज होता है, ठीक है। और इसमें पीट होते हैं, पीट क्यों ना हो, और फिर अकोमुलेशन होगा आपका वहाँ पे ऑर्गेनिक, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि एरोबिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं वहाँ पे। क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि वही हाइड्रोफिक सॉइल है, वाटर लॉक्ड सॉइल है। आगे बढ़ते हैं। इस्चुरी, सो इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट। इस्चुरी भी वेटलैंड है, कोस्टल वेटलैंड है। फिगर देख लीजिए, इस्चुरीज तो गजब बात है, प्लांट और एनिमल कम्युनिटी के लिए यूनिक है। हाँ क्योंकि ये ब्रैकिस है। ब्रैकिस मतलब क्या है कि देखिए इनलैंड वाटर, हाँ इनलैंड आपका वाटर बॉडीज वो आ रहा है, और ये सॉल्ट, ये आपका ओशन है या सी है, दोनों टकराएगा माउथ पे, हाँ जहाँ दोनों फॉर्म होंगे वही इस्चुरी कहलाएंगे। इसलिए ब्रैकिस वाटर होते हैं। ब्रैकिस वाटर मतलब क्या है कि सॉल्ट वाटर, और इधर क्या है मेरे पास पोर्टेबल अच्छा वाटर है, फ्रेश वाटर है, दोनों का कम्बिनेशन हुआ तो क्या हुआ, ब्रैकिस वाटर हुआ। वो पोर्टेबल नहीं करेंगे हम, खाली उसके सेंस में बोल रहे थे, बिल्कुल पोर्टेबल नहीं है, उसको बहुत रिफाइन करना पड़ेगा पोर्टेबल के लिए। फ्रेश वाटर यू कैन से। तो इस्चुरी क्या है, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स कम्युनिटी है वहाँ पे। ब्रैकिस वाटर रहता है जहाँ पे फ्रेश वाटर फ्रॉम द लैंड और सल्टी सी वाटर फ्रॉम द सी मिक्स रहेंगे। तो देखो फिगर ऐसा है इसका, जाके थोड़ा देख लेना। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड्स का क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी जितना पढ़ाए हैं बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो वेटलैंड क्या है, वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। हाँ तभी तो तुमको कांवड़ झील में देखने को मिलता है, बहुत सारे वहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। क्यों? क्योंकि जगह अनुकूल है, वहाँ पे नीच रिक्वायरमेंट हो जाता है ना, वहाँ पे अनुकूल है इसलिए आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, इसलिए रिच इन बायोडाइवर्सिटी है नंबर 1। और दूसरा क्या है, एज इफेक्ट है, एज स्पीसीज है नंबर 1। दूसरा क्या है कि वेटलैंड हैबिटेट एक्वेटिक फ्लोरा और फौना के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के जस्ट बोलते हैं सॉल्ट टॉलरेंट और प्लांट्स रह सकता है वहाँ पे, बिल्कुल रह सकता है। इसका क्या नेटिव भी है और माइग्रेटरी बर्ड्स भी, वहाँ तो वहाँ का रहेंगे ही, साथ बाहर के लोग भी आकर रह जाएंगे वहाँ पे, बाहर के पक्षी भी रह सकते हैं वहाँ पे। दूसरा प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था। क्यों? क्योंकि देखिए वेटलैंड ही ऐसा है कि वेटलैंड का जो वाटर है वो ग्राउंड टेबल के वाटर से बहुत टच रहता है, कई बार तो मिला भी रहता है। जब मिला रहता है तो वाटर प्यूरिफिकेशन होना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे। इसलिए तुम उस दिन हर घर जल से नल तुम खोल रहा था, पानी कितना बढ़िया आता, बिकॉज ऑफ द वेटलैंड। यस, फ्रेश वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेटलैंड, बिकॉज वेटलैंड टचेस योर बॉटम ग्राउंड, वाटर टेबल जो होता है ना उसका टच करता है और ये उसको फायदा पहुंचाता है इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर जो नीचे प्रेजेंट है। तो वेटलैंड इज वेरी गुड, भले ही तुम लोग को डर्टी दिखे, मगर नीचे का जो फंक्शन है उसका बहुत बेनिफिशियल है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। हाँ कौन सा?
क्वालिटी है, मतलब वहाँ पे नई आयरन है नई आर्सेनिक। तो बढ़िया है ना, बढ़िया बात है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस थिंग ना, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेटलैंड, वेटलैंड का गुण होता ही है ये चीज़। और पानी उस दिन पिया था तो देखा जो आता है फिल्टर होकर पानी, उससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया पानी था। ये खासियत है वेटलैंड का। तो क्या बोला कि दे कैरी आउट वाटर प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स, क्योंकि टच है नीचे सेडिमेंट्स हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सरफेस वाटर। अभी बताएंगे सरफेस वाटर, ये जो थर्ड जो है वहाँ पे, ये थर्ड तुमको अभी थोड़ी देर में समझाएंगे। देखो मैंने बोला अभी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग करने को हेल्प करेंगे, और रमानंद जी अभी जस्ट बोल चुके हैं कार्बन सिंक की तरह काम करता है। हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारा 5 नंबर? उसका देखो फ्लड मिटिगेशन का भी काम करता है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे। छठा भी थोड़ी देर में एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। और वी गेट मैनी रिसोर्सेज, वेटलैंड्स हमको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, फिश, सेली फिश है ना, सेवरल फूड्स और टिम्बर, और ये राइवेरियन बफर की तरह काम करता है। ये 4 पॉइंट्स हम बताएंगे लास्ट में। देखो ये समझ गए तो सब समझ गए। अब देखो ये समझना है राइवेरियन बफर्स। राइवेरियन बफर्स क्या होता है? देखो ये भी एक वेटलैंड है, या तो तुम नेचुरली बना रहता है या फिर ह्यूमन बनाता है उसको। ये क्लोज टू वाटर बॉडीज, देखो वहाँ पे है ना वाटर बॉडीज है, ये फिगर देख लो, ये वाटर बॉडीज है, यहाँ तुम्हारा ट्रीज वगैरह, यहाँ पे ट्रीज है। समझ गए रमानंद जी? दिख रहा है आपको? वाटर बॉडीज है, अगर बगल ट्रीज है। तो बोला कि राइवेरियन बफर्स वेटलैंड्स है, या तो ये नेचुरली मिल सकता है या ह्यूमन बीइंग के प्रयास से हो सकता है। ठीक है, दे प्रोटेक्ट द सरफेस वाटर बॉडी फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ। अब क्या है कि वेटलैंड है, और मान लो कि उधर एग्रीकल्चरल फील्ड है, यही एग्जांपल दिए थे उस समय भी, उधर मान लो कि एग्रीकल्चर फील्ड है, तो मान लो कि वहाँ पे फर्टिलाइजर लगा रहे हो तुम। अब जानते हो, तुमको पता है कि फर्टिलाइजर जब लगाते हैं तो पूरा नहीं सूख पाता है, वो तो यूट्रिफिकेशन हो सकता है या लीचिंग आउट हो सकता है कि नहीं है? लीचिंग, देखो जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो 3 समीकरण बनता है, या तो एयर में उड़ के चला जाएगा है ना, नाइट्रस ऑक्साइड बन के चला जाएगा, या फिर सोइल ऑब्जर्व कर लेगा, तीसरा क्या है, लीचिंग आउट हो जाएगा, दैट इज यूट्रिफिकेशन, जाको बाद में जाकर ओशन या सी में मिल जाएगा और उसे दूषित हो जाता है। जब लीचिंग हो गया, मान लो कि वो नीचे बह रहा है, तो वहाँ पर वेटलैंड उसको प्रोटेक्ट कर देगा और रिस्ट्रिक्ट कर देगा, इसलिए इसको राइवेरियन बफर बोला जाता है। बफर मतलब क्या होता है कि संपर्क नहीं करना, जैसे कि इंडिया और तुम्हारा चाइना के बीच में बफर क्या है, नेपाल है, भूटान है, तो बफर की तरह काम करता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि राइवेरियन बफर्स आर वेटलैंड्स आइदर ऑकरिंग नेचुरली या मैन मेड, है ना, क्या है, मेड बाय ह्यूमंस क्लोज टू द वाटर बॉडी। दे प्रोटेक्ट द वाटर फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ, जो सरफेस रन ऑफ जो वाटर जो आ रहा है उसको बचाता है। और सरफेस रन ऑफ मतलब क्या है कि आपका नाइट्रोजन भी हो सकता है, या इरिगेशन में जो पानी डाले थे उसे भी बचा सकता है, उसको आने नहीं देगा उसको। उसके बाद देखो राइवेरियन बफर एक्ट एज अ नेचुरल फिल्टर, ये नेचुरल फिल्टर की तरह काम करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, समझे? बफर एब्जॉर्ब कर लेता है ये सेडिमेंट सबको, जो कि यदि होता है, और इससे फायदा क्या होता है कि वाटर बॉडी पॉल्यूशन होने से बच जाता है। अदरवाइज नीचे चल जाएगा, है ना, वाटर बॉडी तुम्हारा प्रेजेंट है कि नहीं है नीचे ग्राउंड टेबल में, वहाँ लीच हो जाएगा तो पूरा दूषित हो जाएगा। मगर तुम्हारा वेटलैंड है तो वेटलैंड क्या करता है, वो सब चीज़ को बचा देता है, जब बचा देता है तो नीचे का जो पानी है वो प्यूरीफाई रहता है। यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेटलैंड, यानी कि वो सरफेस रन ऑफ होने में बचा देता है। जैसे सरफेस रन ऑफ बचा दिया तो नीचे का जो पॉल्यूशन होने वाला था मेरा वाटर बॉडी, ग्राउंड वाटर बॉडी, वो बच जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग वेटलैंड्स। तो ऊपर देखो, ऊपर क्या बोले थे, तो ऊपर क्या बोले, कौन सा लाइन छोड़े थे हम? देखो थर्ड भी देख सकते हो, वाटर प्यूरिफिकेशन, समझ में आया? वाटर फिल्ट्रेशन ऑफ सेडिमेंट देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सरफेस वाटर, समझ में आया थर्ड पॉइंट वहाँ पे। अब उसके बाद देखो, उसके बाद तुम्हारा देखो 6th वन भी समझ में आ जाएगा, फ्लड मिटिगेशन, बिल्कुल पानी आने नहीं दिया, ऊपर ही रोक लिया उसको, वो भी काम आ गया वहाँ पे। हाँ अब देखो, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये वाला लास्ट वन हम लोग खत्म करने वाले हैं। देखो लेट से तुम्हारा वहाँ पे बीच में ट्रांजिशनल एरिया है, दिख गया तुमको, साइड में ग्रासेस है, बगल में ट्रीज है, और वहाँ पे तुम्हारा ट्रांजिशनल एरिया, बीच वाला एरिया। लास्ट देखो, तो हेल्दी स्ट्रीम बफर्स का होने से क्या फ़ायदा है? तो प्रोटेक्ट स्ट्रीमलाइन बैंक फ्रॉम द इरोजन होने से बचा देता है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो होल्ड है पूरी तरीके से, जैसे तुम्हारा जितने भी ट्रीज होते हैं, ट्रीज का बहुत होल्ड होता है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या वेटलैंड है, वेटलैंड बीच में तुम्हारा, तो ये क्या करते हैं कि इरोजन होने से बचा देते हैं। सोइल इरोजन में भी बहुत फायदा है, नहीं होने देता है, अवॉइड सोइल इरोजन, नंबर 1। दूसरा क्या है, पॉल्यूटेंट्स को बचाता है ना, पॉल्यूटेंट आएगा क्योंकि रोक लेगा, उधर जाने नहीं देगा, नंबर 2। सेकंड क्या, फ्लड डैमेज हो चुका है ना, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वहाँ पे इकोलॉजिकल तुम्हारा एज हो जाता है, नीच हो जाता है, और वहाँ पे एज स्पीसीज पाए जाते हैं। शैडो देते हैं, ये सेट टू द स्ट्रीम को सेट देते हैं। और लास्ट का एस्थेटिक लाइफ ऑफ लैंड्स के, यानी कि लाइफ जो तुम्हारा लैंड का जो वैल्यूज़ है, जो कल्चरल वैल्यूज़ है, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज को बचा कर रखता है। दिस अ ब्यूटी ऑफ वेटलैंड्स। तो मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि वेटलैंड कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो वेटलैंड कैन बी एक्ट एज अ राइवेरियन बफर ऑल्सो,
ना। इट इज़ ऑलवेज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इट इज़ अ हैबिटेट फॉर एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना, जहाँ पे माइग्रेटरी और नेटिव स्पीसीज भी पाए जाते हैं। इट कैन कैरी आउट वाटर प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सरफेस वाटर। इट हेल्प्स इन ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, इंपॉर्टेंट एज फॉर कार्बन सिंक्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन फ्लड मिटिगेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के काम आता है, तभी तो हम गए थे वहाँ पे, है ना। और उसके बाद तुम्हारा क्या है कि इसमें फ्लोरा और फौना बहुत तरह का हो सकते हैं, फिश, सेल फिश, हाँ, उसके बाद सेली फिश, और उसके बाद फ्रूट्स, टिम्बर, यू विल गेट टू नो। और वेटलैंड्स कैन बी एक्ट एज रेफरिन बफर, रेफरिन बफर एक्ट किया तो तुमको सरफेस रन वाटर में बचा सकता है वो। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, खत्म।